नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले नफरत के कारण लगातार मणिपुर में हो रही है हिंसा। दरअसल आपको बता दें कल फिर बीजेपी नेता का घर जला डाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमने साफ कहा था कि या तो हमारे साथ विलय कर लीजिए या फिर बाहर चले जाइए, क्योंकि जो विपक्षी एकता की बैठक होगी वो सारी जानकारी मांझी बीजेपी को दे देते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरजे गौरव भल्ला। बोले 27, आप समझिए दोस्तों 27% सस्ता मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहा है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से डरी हुई है, इसलिए बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है। बताएंगे क्यों आखिरकार अब ये मामला निकल रहा है ज्यादा ही आगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में आपको बताते चले टीएमसी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। ममता बनर्जी बोली बीजेपी का हाथ इसमें। बता दें आपको पंचायत चुनाव को लेकर यह बवाल मचा हुआ है। वहीं पर बृजभूषण को क्लीन चिट मिलने पर भड़के पहलवान। बोले फिलहाल चार्जशीट हाथ में आने के बाद 2 दिन बाद करेंगे फैसला कि आगे क्या करना है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है बीजेपी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। बोले किसी भी हाल में इस कानून को रद्द कराकर रहेंगे। आपको बता दें मानसून सत्र में हंगामा होने वाला है पहले ही विधानसभा में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री मणिपुर को जलने से रोकने में असमर्थ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को में जो हिंसा भड़क रही है उसको नहीं रोक पा। बताते चले दोस्तों कल मणिपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के घर को फूंक दिया गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पेट्रोल बम फेंककर बीजेपी के ही नेता के घर को फूंक डाला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सारी ताकत लगा ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं पा रही है। और अगर देखा जाए तो ये हिंसा दोस्तों लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है इसको चलते चलते, लेकिन अब तक बीजेपी इस पर कंट्रोल नहीं पाई है। और अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों कि फिलहाल 1 महीने से ज्यादा हो जाना और अब तक कंट्रोल ना पाना, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन पर सवाल तो उठेगा ही। अगर आपने किसी को कोई जिम्मेदारी दे रखी है तो उस जिम्मेदारी का सवाल भी पूछेगा विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो नफरत फैलाई है देश में उसका असर दिख रहा है मणिपुर में। राहुल ने कहा कि फिलहाल मणिपुर में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए, लोगों में प्यार बांटना चाहिए, तभी मणिपुर की हिंसा शांत हो सकती है। राहुल ने यह सुझाव भी दिया कि तमाम नेताओं को मणिपुर भेजना चाहिए, तमाम विपक्षी नेताओं से भी बात करना चाहिए इस बारे में, लेकिन सरकार कोई डिस्कशन नहीं करती। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है। राहुल गांधी जो है वो ये बात सही भी कह रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर भी हमेशा ये बात करती है बीजेपी के विपक्ष हमारा साथ नहीं देता, जबकि अगर सही काम होता है तो विपक्ष साथ भी रहता है, लेकिन बीजेपी इस बारे में बात नहीं करती। आपको बता दें वो तो भला हो कि बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री जो थे उनके घर में कोई था नहीं, वो बाहर गए हुए थे, वहां पर बाकायदा पेट्रोल बम फेंका गया और उनके घर को फूंक दिया गया, जिससे कि साबित हो जाता है कि जो पेट्रोल मंत्री है दोस्तों उनका बुरी तरीके से मामला सामने निकल कर आ गया। अगर घर में कोई होता तो पूरे घर में आप समझ सकते हैं कि क्या होता। और यकीन मानिए 1 महीने ज्यादा हो जाना और हिंसा पर काबू ना पाना ये साफ दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन भी एक तरीके से उस भीड़ के आगे दोस्तों कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी के ऊपर बड़ा हमला, बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बता दें 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के नेता होंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा था कि वो हमारी पार्टी में विलय कर लें उनकी पार्टी का, क्योंकि छोटी पार्टी है दोस्तों जीतन राम मांझी की। लेकिन जीतन राम मांझी ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि या तो आप वो कर ले विलय या फिर हमसे अलग हो जाएं। तो जीतन राम मांझी ने अलग होने का फैसला लिया। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि दरअसल विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 23 जून को, और जो जीतन राम मांझी हैं वो बीजेपी के भी लोगों से मिलते हैं और हमसे भी मिलते हैं। अब अगर जीतन राम मांझी अगर यहाँ पर होते तो वो यहाँ की इंफॉर्मेशन जाके बीजेपी को देते। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब जब वो ये सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी को देते तो बीजेपी को पता चलता कि विपक्ष का प्लान क्या है। इसीलिए नीतीश कुमार ने शर्त रखी थी जो है जीतन राम मांझी से कि अगर उनको हमारे साथ यानी कि हमारे साथ पार्टी में रहना है तो वो जो है हमारे साथ मिलकर रहे या फिर इस पर कोई फैसला ले लें। लेकिन जीतन राम मांझी ने आपको बताते चले अलग होने का फैसला ले लिया कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं। दोस्तों वैसे नीतीश कुमार की बात भी गलत नहीं है। जीतन राम मांझी और उनके बेटे बीजेपी से भी मिलते हैं और जेडीयू के साथ गठबंधन में भी है। अब जाहिर सी बात है विपक्ष जो भी मीटिंग में बात करेगा, जो प्लान बनाएगा कि कैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़ना है और कैसे जो जीतना है उसको, उससे पहले ही आप समझिए बीजेपी कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये सवाल तो उठता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम वो विपक्ष के नेता हो, वो उन लोगों के ऊपर विपक्ष का निशाना है। और एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात सही भी है। 2024 के चुनाव की जो रणनीति बनाई जाएगी दोस्तों, बीजेपी से बचाकर बनाना। इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जीतन राम मांझी जाए और जाकर वहां पर कट्ठा चिट्ठा खोल दें, क्योंकि दोस्तों जीतन राम मांझी आप समझिए बीजेपी के भी चहीते हैं। और ये बात मत भूलिए आप कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए हैं तब कहीं उन्होंने जाकर गठबंधन किया। मुझे ऐसा लगता था कि ये नीतीश का तो बहाना करते हैं जीतन राम मांझी। जब से उनका गठबंधन जो है आरजेडी के साथ हुआ है तब से जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे। ऐसा लग रहा था उनका मन बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी में रहेंगे तो छापे नहीं पड़ेंगे सीबीआई ईडी के। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी फैला रही है बंगाल में दंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। इस मामले के गर्माने का एक मकसद ये भी है दोस्तों कि आज जो ये तमाम मामला निकलकर सामने आया है, आपको पता है कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होने वाले और पंचायत चुनाव से पहले जो है टीएमसी एक तरीके से हिंसा रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाल में हिंसा भड़क गई और टीएमसी का ही कार्यकर्ता को मार दिया गया। बताया जा रहा है मुर्शिदाबाद का ये मामला है। पहले उसको खूब पीटा गया, उसके बाद उसको गोली मार दी, जिसके बाद अब ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी वालों ने ही उसको गोली मारी है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने दावा करते हुए बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता इन सब के ऊपर दोस्तों एक एक कर जो है आरोप लग रहा है। और आप भी जानते हैं कि फिलहाल जब भी बंगाल में हिंसा फैलती है तो उसमें दो नाम बहुत उछल कर आते हैं। बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगाते हैं और टीएमसी वाले जो है दोस्तों वो बीजेपी को घेरते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि जाहिर सी बात है कार्यकर्ता टीएमसी का था जिसकी हत्या हुई है, तो फिलहाल ये मामला अब बीजेपी के ऊपर पलटता हुआ नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल इसमें बीजेपी का ही हाथ है, उन लोगों ने ही उस कार्यकर्ता को मारा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों किसने किसको मारा है, किसने किसको नहीं मारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय हो चुकी है कि फिलहाल यहाँ पर सवाल तो उठ रहे हैं। अब किसने ये किया और क्यों किया है, आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है कि दोस्तों जब भी चुनाव आते हैं बंगाल में बवाल खड़ा हो जाता है और पंचायत चुनाव में ऐसे ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इसमें कोई संदेह नहीं है कि वक्त से पहले बीजेपी चुनाव करा सकती है, लेकिन बीजेपी का हाल अडानी जैसा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होगा जैसा शाइन इंडिया के टाइम 2004 में हुआ था।
आपको बताते चले दोस्तों 2004 में अडवाणी ने बहुत पहले ही चुनाव करवा दिए थे, समय से पहले, लेकिन उसका खामियाजा जो अडवाणी ने सोचा भी नहीं था वो हुआ था। शाइन इंडिया बुरी तरीके से फेल हो गया था और अडानी के पास इतना भी पावर नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना ले, यानी कि गठबंधन के बावजूद भी वो अपनी सरकार नहीं बना सकते थे और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी गठबंधन में। यही कारण है कि फिलहाल उनका 2004 का ये मामला बीजेपी दोहरा सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है, जो मामला सामने निकल कर आया। लेकिन आपको बता दें अब तेजस्वी ने बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी यादव को कहना है कि भले ही बीजेपी कोशिश कर ले लेकिन तब भी वो चुनाव हार जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है लेकिन हमारी भी तैयारियां पूरी हैं। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि फिलहाल हमारी जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों एक मामला तो सामने आ गया है कि फिलहाल जितने भी भारतीय जनता पार्टी प्लान बना रही है या जो भी वो आगे के बारे में सोच रही है उसके लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर तेजस्वी यादव हमलावर होगा। और इससे एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल तेजस्वी के जितने भी तेजस्वी यादव ने बातें की हैं उसमें से कोई सी भी बात गलत नहीं है, तमाम बातें सच है। क्योंकि ये बात तो सच है कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है वक्त से पहले चुनाव कराने की, लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है कि अगर ऐसा होता भी है तो बीजेपी को ही झटका लगेगा। बताया जा रहा है राहुल गांधी 2004 का वो इतिहास रचने वाले हैं जो कभी उनके पापा राजीव गांधी ने रचा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले इन दिनों बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के चक्कर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब के दोस्तों पूरे देश में एक जैसा कानून। अब आप सोचेंगे कि वो तो पूरे देश में एक जैसा कानून चलता ही है, इसमें क्या नया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए जैसे बीजेपी में जैसे मुस्लिमों में होता है ना कि 3 तलाक है, 3 बार अगर पति ने बोल दिया तो तलाक हो जाती है। या फिर दोस्तों दूसरे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों जो मुसलमान अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरे धर्म अपने हिसाब से चलते हैं, तो उन सबको बीजेपी खत्म करना चाहती है। बीजेपी लाना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें सबके लिए एक जैसा कानून हो। देखा जाए दोस्तों तो सबका कानून ही एक है, बस भाई कुछ मुस्लिमों के जो धर्म अलग अलग धर्म के लोगों के कुछ कानून सबके अलग ही होते हैं दोस्तों। लेकिन जानबूझकर बीजेपी मुस्लिमों को इसमें टारगेट करने का काम कर रही है और यही कारण है जो ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इसलिए लाना चाहती है ताकि वो मुसलमानों को परेशान कर सके और मुसलमानों के मामले में टांग अड़ा सके। आपको बताते चले, आपको याद होगा जब 3 तलाक मामला ट्रिपल तलाक निकला था तो बीजेपी ने 3 तलाक को कैंसिल कर दिया था कि आप किसी के ये कहने से तलाक ये 3 तलाक कहने से तलाक नहीं होगी कोर्ट के हिसाब से। लेकिन मुस्लिम उसके हिसाब से चले, धर्म के हिसाब से दोस्तों, तो अगर एक बार पति 3 बार बोल देता है तो तलाक हो जाती है मुस्लिमों में। लेकिन इसको वापस लिया गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करेगा अब। लेकिन मेन मुद्दा उनका ये नहीं था कि मुस्लिम महिलाओं को खुश करना है, मेन मुद्दा उनका ये था दोस्तों कि मुस्लिमों के मामले में टांग कैसे अड़ाए, और ये बड़ी चालाकी से बीजेपी ने किया। देखिए खैर ये बात तो अच्छी है कि किसी के 3 तलाक कहने से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही है दोस्तों बीजेपी का, हर मामले में घुसना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने देश को बहुत लूटा, राजस्थान सरकार के पास नहीं है कोई पैसे की कमी, वो देगा महिलाओं को स्मार्टफोन। दरअसल आपको बताते चले इन दिनों अशोक गहलोत महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इसके बदले जो है महिलाओं को राशि दी जाए ताकि वो अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन खरीद सके। आपको बता दें अशोक गहलोत का कहना है कि अगर हम फोन देते हैं तो हम एक ब्रांड के तो खरीद नहीं पाएंगे, अलग अलग ब्रांड के फोन लेंगे और लोगों में बांटेंगे। लेकिन अगर हम राशि देते हैं तो इसमें यह रहेगा कि सारे जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने मन पसंदीदा मोबाइल स्मार्टफोन ले सकती हैं। इसमें महिलाओं को फायदा रहेगा, इसलिए रहेगा दोस्तों कि वो अपना जो फेवरेट ब्रांड है, रैम कितनी हो, कौन सा स्मार्टफोन हो, इनके हिसाब से ले सकती हैं। ये सब कुछ अशोक गहलोत ने बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बीजेपी देश को लूटती रही लेकिन राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, राहत कैंप जो लगाया गया है महिलाओं
लोगों के लिए, उससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। बीजेपी दोस्तों ये सोचकर चल रही है कि राजस्थान में अब की बार भी उसका टाटा फिश होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी जीत के बारे में सोचती तो है लेकिन वो जीत नहीं पाती है, और इसके दो रीजन है दोस्तों, और दोनों स्ट्रोंग हैं। दो रीजन ये है दोस्तों कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड पर खेलेगी, लेकिन गहलोत ने पहले ही नेहले पर दहला दे दिया राहत कैंप लगाकर। मतलब कि गरीब, बेरोजगारी और महंगाई से कहीं ना कहीं गहलोत से लोग खुश है। आपको बता दें, यही नहीं, 2 सर्वे किए गए थे, उसमें पता लगाया कि अशोक गहलोत के काम से लोग कितने खुश हैं। तो आपको बताते चले अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, और उनके कामों को, उनकी योजनाओं को भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल इस बार 70 से भी ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे हम। जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में वो 70 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अब ये दावा कर दिया कि वो 70 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो ओपी राजभर ने अखिलेश को 70 सीटें जीतने का फॉर्मूला बता दिया। आपको बताते चले ओपी राजभर अखिलेश यादव से अलग हो गए थे, चुनाव के वक्त ये साथ आए थे, लेकिन हार के बाद ये दोनों अलग हो गए, जिसके बाद दोनों में कहासुनी चलती रहती है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश में लगभग 70 यानी कि 70 सीटें लगभग जीतेंगे, और ये मानकर जा रहा है कि अखिलेश यादव ऐसा कर भी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फिलहाल ये जो आकलन बता रहा है अखिलेश यादव 70 सीटों का, अगर मेहनत की जाए दोस्तों तो अच्छी खासी सीटें सपा ला सकती है। आपको बता दें हालांकि बसपा उसका खेल बिगाड़ेगी बिगाड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बसपा दोस्तों इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करती है, और ये आज से नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। आप भी जानते हो कि फिलहाल बसपा जो है वो बीजेपी की कितनी हेल्प कर रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बसपा का तो एक ही प्लान है कि बीजेपी को कैसे दोस्तों फायदा कराना है, लेकिन अखिलेश यादव की एसपी पूरी ताकत लगा रही है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। और अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों तो ये मामला सही भी है। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक मुहिम सी चला रखी है बीजेपी ने, और अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला निपट पाएगा। मतलब सरकार जो जो बोल रही है दोस्तों, उन चीजों में अखिलेश खड़े उतर पाएंगे या फिर नहीं उतर पाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गौरव भल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आज ढोल की पोल खोल ही देते हैं। आपको बताते चले गौरव भल्ला ने प्रधानमंत्री को ढोल बोल दिया, मतलब एक तरीके से मुहावरा के ढोल की पोल खोल देते हैं। गौरव भल्ला का कहना है कि आज कच्चा तेल जो है वो 27% सस्ता मिल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों 2011, 12, 13 में प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे और कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले अब कहीं ना कहीं हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव, और सॉरी जो है गौरव भल्ला। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज 27% पेट्रोल सस्ता मिल रहा है रेट पर, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रही है, बढ़ाती ही जा रही है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल सच में अब कच्चे तेलों की कीमत बहुत कम है, लेकिन सरकार जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इसमें पैसा कम किया जाए। बस इसी चीज को लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही हैं पार्टियां। और मामला सिर्फ इतना सा भी नहीं है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि ये मामला काफी बड़ा था। अगर देखा जाए तो जो ये लोग जो भी बोल रहे हैं ये सही भी है मामला, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सरकार कहती थी मनमोहन सिंह साहब से कि पेट्रोल डीजल के दाम लूट रही है सरकार, लेकिन आज देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सोचना चाहिए कि फिलहाल ये जो भी हो रहा है या फिर जो भी बोला जा रहा है इसमें कांग्रेस बिल्कुल सही बोल रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए जो है यहाँ पर नजर आए हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जनता इस वक्त महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार को जनता ही जवाब देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार ने जितनी भी बार जो चीजें की हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे हैं, और राहुल का ये बयान भी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ ही रहा है।
फिलहाल एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में खास करके बीजेपी को इसका सामना भी